वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। चिल्ड्रन क्लास 10 सोशल साइंस के पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चन सीबीएसई ने ले पूछे हैं आपके लिए सब लेके आ गया हूं इस छोटे से वीडियो में। तो जल्दी से मेरे दोस्त वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का जो टारगेट है वो 2000 लाइक का है चिल्ड्रन। अगर ये आप दे देते हो जल्दी से जल्दी 2000 लाइक्स आ जाएंगे, आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट का जो आपका हिंदी का पेपर है उसकी भी वीडियो मैं फटाफट से डाल दूंगा। सो क्वेश्चन नंबर देखो 1। Which language was recognized as the only official language of Sri Lanka in 1956? उन्होंने अपनी लैंग्वेज को सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट विच इज द थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट? थर्ड टाइप की गवर्नमेंट का नाम क्या है? कम्युनिटी गवर्नमेंट। डिफाइन मेजोरिटी। ठीक है, तो ये जो मेजोरिटी रूल होता है ये क्या होता है? इज अ रूल बाय मेजोरिटी कम्युनिटी बाय डिसरिगार्डिंग द नीड्स एंड ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। ठीक है, नीड्स सॉरी यहां पे आएगा विशेष। तो मेजोरिटी रूल में क्या होता है कि जो जो लोग ज्यादा हैं वो अपनी अपनी चलाते हैं और जो लोग कम हैं उनकी नीड्स को उनकी कम्युनिटी को पूरी तरह से भूल जाते हैं, उनका रिस्पेक्ट नहीं करते। व्हाट मेजर्स वाज अडॉप्टेड बाय द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका? जब श्रीलंका में गवर्नमेंट बन गई डेमोक्रेटिकली तो उन्होंने क्या किया और उन्होंने सिन्हाला सुप्रीमेसी को कैसे स्टेब्लिश किया? इन 1956 एन एक्ट वाज पास्ड। उन्होंने एक एक्ट पास कर दिया और सिन्हाला को भाई साहब ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। दूसरा क्या किया? द गवर्नमेंट गिव प्रायोरिटी टू सिन्हाला एप्लीकेंट। जो लोग सिन्हाला थे उनको तो गवर्नमेंट प्रायोरिटी देती थी, किसमें? यूनिवर्सिटी पोजीशन में, गवर्नमेंट जॉब्स में। ठीक है, तो गलत काम किया उन्होंने। नेक्स्ट, what is the language spoken by the people residing in वलोनिया रीजन ऑफ बेल्जियम? तो बेल्जियम के वलोनिया रीजन में जो लोग रहते हैं वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? वो बोलते हैं फ्रेंच। नेक्स्ट, आफ्टर इंडिपेंडेंस श्रीलंका विटनेस द सुप्रीमेसी ऑफ विच कम्युनिटी? सिन्हाला कम्युनिटी की सुप्रीमेसी होगी क्योंकि वो लोग ज्यादा थे। What is the vertical division of power? अब vertical division when power is shared among different government level। देखो आप जैसे हमारे यहाँ देखो तो सेंट्रल गवर्नमेंट है और हर स्टेट में अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट है। ठीक है, तो जब पावर होती है, जब वो डिवाइडेड होती है अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल, इट इज कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन। डिवीजन ऑफ पावर कैसे होता है? देखो सबसे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर हर स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट होती है और फिर उससे भी नीचे गांव वगैरह में म्यूनिसिपालिटी पंचायत होती है लोअर लेवल पे। नेक्स्ट, compare the different ways in which the Belgians and the Sri Lankans have dealt with the problem of cultural diversity। अब चिल्ड्रन आपने दो एग्जाम्पल पढ़े, श्रीलंका वाला और बेल्जियम वाला। बेल्जियम वालों ने क्या किया? सबका रेस्पेक्ट करके चले, जो ज्यादा है उनका भी, जो कम है उनका भी। लेकिन श्रीलंका ने क्या गलती करी थी भाई साहब? जो सिन्हाला वालों ने, उन्होंने सोचा हम तो ज्यादा हैं, इनकी इनकी क्या सुने, जो कम लोग हैं अपनी अपनी चलाएंगे। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि बेल्जियम ने क्या किया और श्रीलंका ने क्या किया, वही बात लिख देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख दें बेल्जियम वाला, पहले के एग्जाम्पल डाल देंगे बेल्जियम। लीडर्स रियलाइज दैट फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री इट इज इंपॉर्टेंट टू रेस्पेक्ट द फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। बेल्जियम के जो लीडर थे, समझदार थे, उन्होंने ये चीज रियलाइज कर ली कि अगर कंट्री में यूनिटी, एकता बना के रखनी है तो भाई साहब रेस्पेक्ट करना होगा सबकी फीलिंग्स को, चाहे वो कम है चाहे वो ज्यादा है, सबकी कम्युनिटी को। बोथ डच एंड फ्रेंच कम्युनिटीज शेयर पावर, और डच कम्युनिटी को भी पावर दी गई और फ्रेंच कम्युनिटी को भी पावर दी गई, जिससे दोनों ही कम्युनिटी खुश हो गई और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। अब बात करेंगे श्रीलंका वालों की। हेडिंग डाल दोगे श्रीलंका। इन श्रीलंका द मेजोरिटी कम्युनिटी द सिन्हालीज हैव फोर्स्ड देयर डोमिनेशन ओवर द तमिल्स। अब सिन्हाला वाले ज्यादा थे, तमिल्स कम थे, तो सिन्हाला वालों ने अपनी अपनी चलाई और तमिल को दबा दिया, तो ये तो गलत किया। एक, बोथ कम्युनिटीज हैव लिव्ड इन टेंशन लीडिंग टू सिविल वॉर। अब जाहिर सी बात है, एक को अपने पूरे राइट मिल जाएंगे, दूसरे को नहीं मिलेंगे, तो लड़ाई तो होगी, टेंशन तो होगी, और भाई साहब इस वजह से सिविल वॉर हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया। In 1956, गवर्नमेंट पास एन एक्ट टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। अब भाई साहब 1956 में इन्होंने क्या किया कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया, जिससे तमिल वालों को बड़ा दुख हुआ कि यार हमें तो पूछ ही नहीं रहे। तो दोनों में हमने डिफरेंस बताना है कि बेल्जियम वाले ने क्या अच्छे काम किए और श्रीलंका वालों ने क्या गलत काम किया। नेक्स्ट देखो, हाउ फॉर डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट दैट पावर शेयरिंग इज कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी? 2012 में पूछा गया। चिल्ड्रन मैंने जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में बनाए हैं उसके आगे लिखा हुआ है कौन सा क्वेश्चन कब पूछा गया, तो आप खुद समझ सकते हो कि सारे के सारे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। अब ये कह रहा है पावर शेयरिंग भाई साहब क्यों जरूरी है डेमोक्रेसी में, और कीपिंग द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होती है? टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, मतलब लोगों को उनके अधिकार मिलने चाहिए।
पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल इन डेमोक्रेसी बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। रिड्यूस मतलब कम करते। भाई जब जैसे हमारे यहाँ हिंदू भी रहता है, मुसलमान भी रहता है, जैन भी रहता है, सिख भी रहता है, पंजाबी रहता है, तो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है सबका सम्मान करती है, तो इसीलिए ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स लीड्स टू वायलेंस, क्योंकि अगर लड़ाई झगड़ा होगा सोशल ग्रुप्स में तो वायलेंस होगी, हिंसा फैलेगी, लोग आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे। ठीक है। पावर शेयरिंग इज गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। जैसे क्लास में आपने देखा होगा, अगर क्लास में मैम सबको चांस दे मॉनिटर बनने का, तो हर बच्चा खुश रहेगा कि इस हफ्ते मैं मॉनिटर रहा, उस हफ्ते ये रहा, अब ये रहा, अब ये रहा, लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। लेकिन अगर मैम बार बार एक ही बच्चे को मॉनिटर बनाएंगी तो शायद दिक्कत होगी। तो पावर शेयरिंग क्या है? एक अच्छा तरीका है ये इंश्योर करने का कि भैया पॉलिटिकल ऑर्डर बना रहे। अब चैप्टर देख लो फेडरलिज्म, 2013 में पूछा गया है। व्हाट इज द रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पॉपुलरली नोन एज? जो रूरल गवर्नमेंट है पॉपुलरली उसको क्या कहते हैं? पंचायती राज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब, विच लोकल बॉडी हैज अ मेयर एज इट्स हेड? कौन सी लोकल बॉडी का जो हेड होता है मेयर होता है? तो वो होता है हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट अदर फैक्टर्स बिसाइड पॉलिटिक्स कीप द फेडरेशन यूनाइटेड? जो फेडरेशन है वो आपस में मिलजुल के कैसे रहते हैं पॉलिटिक्स के अलावा? हमारी जो कल्चर है, उनकी जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो हिस्ट्री है, वो उन्हें आपस में बांधे रखती है। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड इन 1992 इन इंडिया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में कुछ चेंजेस किए गए, क्यों? टू मेक द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड द अर्बन लोकल बॉडीज मोर पावरफुल। भाई ऐसा था, सेंट्रल गवर्नमेंट तो पावरफुल थी, वो तो अपना काम कर रही थी, स्टेट गवर्नमेंट भी, लेकिन गांव, अब गांव के झगड़ों में या छोटे मोटे उसमें तहसील में, वहां के लिए भी तो कोई गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो उसके लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ओपन कर दिए गए और उनको और पावर दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे चिल्ड्रन, व्हाट स्टेटस हैज बीन गिवन टू हिंदी लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हिंदी को कौन सा हमने स्टेटस दिया हुआ है इंडियन गवर्नमेंट ने? इंडिया हैज बीन हिंदी हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। मच ऑफ द ऑफिशियल वर्क इन इंडियन स्टेट्स इज डन इन विच लैंग्वेज? जो भी ऑफिशियल वर्क होते हैं किसी भी स्टेट के, वो किस लैंग्वेज में किए जाते हैं? मच ऑफ द ऑफिशियल वर्क इन इंडियन स्टेट्स इज डन इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। मतलब जहां पे जो लैंग्वेज चलती है, जैसे कहीं पे तेलुगु चलती है तो वहां तेलुगु में किए जाएंगे, कहीं पे महाराष्ट्रियन चलती है वो महाराष्ट्र, कहाँ गुजराती चलती है तो गुजराती में चलेंगे। ठीक है। What is federalism? Federalism क्या है? Federalism is a system of government in which the power is divided between central authority and various constituents। तो फेडरलिज्म क्या है? जहां पे पावर डिवाइड रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स जो होती है। ठीक है। जो छोटे छोटे जगह होंगे, छोटी छोटी स्टेट्स होंगे, उनमें भी वो पावर बटी रही। नेम द सब्जेक्ट लिस्ट फ्रॉम विच बोथ द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स कैन मेक द लॉज। एक ऐसी सब्जेक्ट लिस्ट बनाओ जिसमें दोनों लॉज बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी और यूनियन यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी। तो आंसर है कॉन्करेंट लिस्ट। एक्सप्लेन द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर बाय गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम इंडिया। इंडिया का एग्जांपल देना, और वर्टिकल, वर्टिकल में किस तरह से वो लोग जो पावर है वो डिवाइडेड है। देखो, व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल, जब गवर्नमेंट के बीच में डिफरेंट लेवल में जो पावर है जब वो शेयर हो जाती है, उसको बोला जाता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। जैसे हमारे यहाँ यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ऊपर रहती है, उसके नीचे आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर उसके नीचे म्युनिसिपैलिटी और पंचायत आ जाते हैं। ठीक है। द डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। इंडिया कम्स अंडर विच टाइप ऑफ फेडरेशन एंड व्हाई? इंडिया किस तरह के फेडरेशन में आता है और क्यों? इंडिया कम्स अंडर अ होल्डिंग टुगेदर टाइप। तो एक टाइप है होल्डिंग टुगेदर, उसमें आता है। इन दिस टाइप ऑफ फेडरेशन अ लार्ज कंट्रीज डिवाइड्स इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट। अब देखो बहुत बड़ा सा कंट्री है हमारा, तो यहाँ पे दिल्ली में दिल्ली के चीफ मिनिस्टर देख रहे हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर देख रहे हैं। पूरे पूरे इंडिया को सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही है। तो जहां पे पावर छोटे छोटे उनमें डिवाइड कर दी जाए। बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। अब जैसे दिल्ली में केजरीवाल जी को जो करना है उसके लिए उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, दिल्ली का जिम्मा उन पे, मतलब वो एक तरह के मॉनिटर है, भाई ये इस क्लास का मॉनिटर है, ये इस क्लास का मॉनिटर, तुम अपनी क्लास देखो, हम अपनी क्लास देखेंगे, हमें तुमसे मतलब नहीं है। मतलब का मतलब ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ा करेंगे, लेकिन हम अपने आप को ग्रो करेंगे, आप अपने आप को ग्रो करो।
अब देखो जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो चिल्ड्रन ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है 2012 में। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर विमेन इन लोकल बॉडीज? लोकल बॉडीज में आज की डेट में 33% जो सीट्स हैं वो लेडीज के लिए रिजर्व कर दी गई है। व्हाट इज द टर्म यूज फॉर अ पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन एंड मैन? जो आदमी और औरतों दोनों के अधिकारों में बिलीव रखता है उसको क्या कहते हैं? फेमिनिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन डू द एससी, है ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी टुगेदर, कितने हैं ये हैं 2/3 ऑफ द कंट्री। तो 2/3 जो पॉपुलेशन है, 2/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है, वो किसकी है? एससी, एसटी और ओबीसी की मिला के। सपोज अ पॉलिटिशियन सीक्स योर वोट ऑन रिलीजियस ग्राउंड। अगर कोई पॉलिटिशियन तुम्हारा वोट मांगता है किसके नाम पे? भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, जीसस क्राइस्ट पे नाम, मतलब रिलीजन के नाम पे मांगता है। वाई इज दिस एक्ट कंसिडर्ड अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी? तो ये जो है ये डेमोक्रेसी का उल्लंघन है, गलत है डेमोक्रेसी में। क्यों? If a politician seeks votes on religious ground, he is acting against the norms of democracy because the act of his is against the constitution। क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? सभी धर्मों में विश्वास करता है। ना तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ऊपर रखता है, ना किसी पर्टिकुलर रिलीजन को नीचे रखता है। ही इज एक्सप्लॉइटिंग सोशल डिफरेंसेस विच मे क्रिएट। अब क्या होगा भाई? उससे और उसका जो धर्म है या उससे रिलेटेड जो पार्टी है उसके लोग तो उसके साथ जुड़ेंगे, लेकिन जो दूसरे धर्मों के लोग हैं वो चिड़ेंगे, है ना? तो लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, तो इसलिए गलत है। रिलीजन बिकम्स अ प्रॉब्लम व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स एक अलग चीज है और रिलीजन एक अलग चीज है, हम दो अलग अलग चीजों को मिक्स नहीं कर सकते। When beliefs of one religion are presented as superior to those of other religion, social conflict। तो ये कह रहा है कि अगर किसी किसी पर्टिकुलर रिलीजन के बिलीफ को ऊपर रखा जाएगा और दूसरे को बात नहीं सुनी जाएगी तो लड़ाई झगड़ा होगा भाई, उससे तो कोई फायदा नहीं। Explain the status of women representation in India's legislative bodies। legislative bodies का इंडियाज लेजिस्लेटिव बॉडीज में विमेन का रोल बताना है आपको, प्रेजेंटेशन। देखो, पंचायती राज इन इंडिया हैज रिजर्व 1/3 सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट्स बॉडीज फॉर विमेन। लेडीज को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए कि आए और वो भी नेता नगरी में पढ़े, तो 1/3 जो सीट है वो किसके लिए रिजर्व कर दी है? लेडीज के लिए रिजर्व कर दी है। इन इंडिया द प्रोपोर्शन ऑफ वीमेन इन लेजिस्लेचर हैज बीन वेरी लो। हमारे यहाँ जो लेडीज थी जो नेता नगरी में बहुत कम थी। द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा इज नॉट इवन 10%। 10% भी नहीं है भाई साहब इन स्टेट असेंबलीज, और स्टेट असेंबली में तो 5% से भी कम है। तो इंडिया जो है वो बहुत पीछे चल रहा है। इंडिया इज बिहाइंड सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका। Women organizations have been demanding reservation of at least 1/3 seats in Lok Sabha and state assemblies। तो जो विमेन ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या डिमांड कर रही है कि लोकसभा में और स्टेट असेंबली में हमें 1/3 सीट्स का रिजर्वेशन मिले, मतलब 1/3 सीट पे लेडीज ही रहेंगी। एंड ओनली इन रिसेंट इन मार्च 2010, अब 2010 में ही ये वाला जो बिल है वो पारित कर दिया गया है। द विमेन्स रिजर्वेशन बिल वाज पास्ड इन राज्यसभा। राज्यसभा में पास हो गया है, जिसमें क्या मिल गया इनको? 33% रिजर्वेशन मिल गया है विमेन को, पार्लियामेंट में भी और स्टेट लेजिस्लेटिव बॉडीज में भी। व्हाट इज मेंट बाय अ पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है? आप देख रहे हो कांग्रेस क्या है, भाजपा क्या है, ठीक है, आम आदमी पार्टी क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टीज तो ही है। पॉलिटिकल पार्टीज ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट। ग्रुप है लोगों का जो क्या लड़ने के लिए आते हैं? इलेक्शन लड़ने। एंड टू होल्ड पावर इन गवर्नमेंट, ताकि उन्हें गवर्नमेंट में पावर मिल जाए। दे अग्री ऑन सम पॉलिसीज टू प्रमोट कलेक्टिव गुड। और उससे पहले इनको कुछ पॉलिसीज को अग्री करना पड़ता है कि तुम सबका भला करोगे, वो तो सारे ही कहते हैं। अब करता है कौन नहीं करता है तो तुम्हें भी पता है। चलो, व्हाट आर द 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी के 3? सबसे पहले तो लीडर होता है। जैसे जब भी आप आम आदमी पार्टी देखोगे तो सबसे ऊपर आपको दिखाई देंगे केजरीवाल जी। बीजेपी देखोगे तो सबसे ऊपर दिखाई देंगे आपको मोदी जी, है ना। कांग्रेस देखोगे तो राहुल गांधी जी सबसे ऊपर दिखाई देंगे। तो सबसे पहले तो लीडर, फिर होते हैं उसके एक्टिव मेंबर जो जहां पे भी वो होगा जाएंगे। फिर होते हैं आम आदमी जो फॉलोअर है, जो उनको फॉलो करते हैं। How many parties are needed in any democratic system to complete the elections? ठीक है, कितनी पार्टीज की मिनिमम जरूरत है? मिनिमम 2 पार्टी भाई, तभी तो कंपटीशन होगा। अब मान के चलो यार, मैं ही अकेला रेस में भाग रहा हूँ, तो फिर तो मैं ही जीरो रहूंगा और मैं ही विनर बनूंगा, हर बार मैं ही विनर बनूंगा, अकेला मैं ही भाग रहा हूँ।
तो कम से कम 2 पार्टी तो होनी चाहिए ताकि वोटिंग हो, कुछ लोग इसे वोट करेंगे, कुछ लोग इसे वोट करेंगे, जो जीतेगा। व्हाट इज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी? 2012 में आया है। भारतीय जनता पार्टी का सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या है? द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ भारतीय जनता पार्टी और द बीजेपी इज एंशिएंट इंडियन। वो कल्चर्स पे बहुत फोकस करती है और वैल्यूज पे। इन विच स्टेट द बीजू जनता दल, जो बीजू जनता दल है वो कौन से स्टेट का है? उड़ीसा का है। इन विच स्टेट डज द राष्ट्रीय लोक दल एग्जिस्ट? राष्ट्रीय लोक दल है यूपी में, उत्तर प्रदेश। व्हाट इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पॉलिटिकल पार्टी? क्या होती है? A recognized political party is a party recognized by election commission। ये नहीं कि भाई साहब मैंने अपनी खुद से पार्टी बना ली, मुझे पहले इलेक्शन कमीशन आपको हरी झंडी देगा तब आप पार्टी वो बनते हो, विद द प्रिविलेजेस एंड फैसिलिटीज भी आपको कुछ मिलेंगी। What does universal adult suffrage stand for? Universal adult suffrage stand for the right to vote, मतलब सबको राइट मिलना चाहिए वोट का। Which special privilege is given to recognized political parties? 2014 में आया है। जो रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनको क्या फैसिलिटी मिलती है? स्पेशल इलेक्शन सिंबल। जैसे आपने देखा आम आदमी पार्टी का झाड़ू है, बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का हाथ है ना? तो ओनली ऑफिशियल कैंडिडेट ऑफ दैट पार्टी कैन यूज द इलेक्शन सिंबल। जो ऑफिशियल कैंडिडेट है केवल वो ही उस सिंबल को यूज कर सकते हैं। नेम द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी विच ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम द टीचिंग ऑफ साहू महाराज, महात्मा फुले, नाइकर एंड बाबा साहेब अम्बेडकर की बातें जो कहती है बहुजन समाज पार्टी। डिस्क्राइब द 3 कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ये हमने पढ़ लिया। पहला तो लीडर है, दूसरा एक्टिव मेंबर है और तीसरा है फॉलोअर। अगर ये लॉन्ग में आ जाए तो कैसे लिखोगे? लीडर के बारे में लिख दो एक लाइन। द लीडर्स आर रिक्रूटेड एंड ट्रेन्ड बाय पार्टीज। रिक्रूट किया जाता है, उनको ट्रेनिंग देती है पार्टी। दे आर मेड मिनिस्टर टू रन द गवर्नमेंट, और उनको मतलब मेन फेस बनाते हैं गवर्नमेंट चलाने के लिए। फिर होता है नंबर 2 होता है एक्टिव मेंबर्स। पार्टीज हैव लैक्स ऑफ मेंबर्स एंड एक्टिविस्ट। लाखों उनके मेंबर होते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं जो कि पूरे कंट्री में फैले रहते हैं। और फिर होते हैं द फॉलोअर। द फॉलोअर्स आर द ऑर्डिनरी सिटीजन, मेरे और आपके जैसे ऑर्डिनरी सिटीजन होते हैं, हु बिलीव इन द पॉलिसीज ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पार्टी। आपने देखा होगा लोग स्टेटस लगाते हैं, अगर मैं बीजेपी का हूं तो मैं बीजेपी का स्टेटस लगाऊंगा, अगर आप आम आदमी पार्टी के हो तो हम लोग सिंपल फॉलोअर है। एक्सप्लेन द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर इन द पॉलिटिकल पार्टीज। पैसे का क्या रोल है और ताकत मसल पावर का क्या रोल है? देखो 2011 में भी आया है, 2015 में। हाउ डू मनी एंड मसल पावर। अब देखो यार, तुमने भी देखा होगा कि लोग सिंस पार्टीज आर फोकस्ड ऑन ओनली विनिंग इलेक्शन। भाई पार्टी क्या चाहती है? पार्टी तो बस ये चाहती है कि बस कैसे भी करके भाई साहब बाई हुक और बाई क्रोक इलेक्शन जीत जाए। दे टेंड टू यूज शॉर्टकट्स टू विन इलेक्शन, और शॉर्टकट यूज करते हैं जैसे बूथ रिगिंग, भाई साहब बूथ पे ही कब्जा कर लिया जहां, या उसमें हेर फेर कर दी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, खाना दे देंगे, मनी दे देंगे, यहाँ तक कि शराब भी बंटवा देते हैं, है ना? कि अगर इन लोगों को शराब पिला दी जाएगी तो ये हमारे फेवर में वोट डालेंगे, पुअर वोटर्स को उनका वोट लेने के लिए। पॉलिटिकल पार्टीज टेंड टू नॉमिनेट दोज कैंडिडेट हु हैव और कैन रेज लॉट्स ऑफ मनी। और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन लोगों को टिकट देती है जो ज्यादा अमीर हो, ठीक है, जिन पे पैसा हो, जिनकी लोगों में मतलब पहचान हो, लोग उनको पहचाने। तो जो कि डेमोक्रेसी के खिलाफ है। भाई डेमोक्रेसी का मतलब है सबको बराबर अधिकार मिले और फेयर रूल्स का यूज हो। हाउ कैन यू से दैट डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी? आप ये कैसे कह सकते हो कि जो डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल इक्वलिटी पे बेस्ड है? डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी एज इंडिविजुअल्स हैव इक्वल वेट। देखो अब शाहरुख खान वोट डालेगा भाई तो भी उसका एक ही वोट गिना जाएगा, और मैं वोट डालूंगा तो भी एक वोट गिना, आपके पापा मेरे पापा वोट डालेंगे तो भी एक वोट। तो कहने का मतलब ये है कि गरीब आदमी वोट डालेगा उसका भी एक वोट, अमीर सॉरी, तो सबको बराबर अधिकार मिलता है। तो जो डेमोक्रेसी है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी पे बेस है। व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी इन डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में एवरी सिटीजन हैज द राइट एंड मींस टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो भी देश में काम चल रहा है, हर सिटीजन का अधिकार है कि वो उसकी जांच पड़ताल करवा सकता है। इसको आरटीआई भी बोलते हैं, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन। दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी, इसी को ट्रांसपेरेंसी कहा जाता है। हाउ डू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंश्योर ट्रांसपेरेंट? ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर करती है गवर्नमेंट? एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स। नंबर 1, अ सिटीजन हु वांट्स टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर्स कैन फाइंड आउट। अगर किसी आदमी का मन है कि भैया ये जो सड़क बनवाई गई इसमें कितना पैसा लगा, किस साल में बनवाई गई,
कौन ठेकेदार था, वो सब पता करवा सकता है, ये उसका अधिकार है। इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव द राइट टू चूज देयर रूलर्स। देख लो, हमें हर 5 साल बाद मौका मिलता है वोट करने का। हम चाहें तो किसी भी पार्टी को जिता दे और हम चाहें तो किसी भी पार्टी को हरा दे। इट इज द राइट टू एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी टू प्रोड्यूस अ गवर्नमेंट दैट फॉलोज प्रोसीजर्स एंड अकाउंटेबल टू पीपल। ठीक है, और ये डेमोक्रेसी में लिखा गया है साफ साफ कि जो लोग हैं, आप आपको अगर चुन के लाए हैं तो आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, आपको हिसाब देना पड़ेगा आपने पिछले 5 साल में अपने रूल में क्या किया है क्या नहीं किया। भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ना, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, हर बार आता है डिफरेंस करने के लिए। डेमोक्रेसी मतलब जहां पे लोगों की चले, लोग अपने नेता को चुन के लाए, और डिक्टेटरशिप का मतलब है एक राजा है बस, फिर उसका बेटा राजा बन जाएगा, फिर इसका बेटा राजा बन जाएगा, मतलब ये बस अपनी अपनी चलाएंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। तो अब ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि इसमें देरी क्यों होती है डिसीजन मेकिंग में, डेमोक्रेसी में और डिक्टेटरशिप में। अब भाई देखो, बेस्ड ऑन आइडिया डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन दस द नेसेसरी डिले इन इम्प्लीमेंटेशन। भाई अब डेमोक्रेसी में लोगों की सुनी जाएगी, तुमसे भी बात करेंगे, इधर भी उस स्टेट में भी, तो टाइम तो लगेगा। लेकिन डिक्टेटरशिप में तो जो राजा ने कह दिया बस वही चलेगा, उसको प्रजा से कोई मतलब नहीं है। डिसीजन आर एक्सेप्टेबल टू पीपल एंड आर मोर इफेक्टिव। डिसीजन जो है लोगों से पूछ के लिए जाएंगे, इसलिए इफेक्टिव होंगे। मे टेक डिसीजन एंड एक्सेप्टेड एंड नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल। हो सकता है ये ऐसे डिसीजन ले ले जो लोग उसको एक्सेप्ट करें ही ना। नेक्स्ट, A citizen has the right and the means to examination the process। एक सिटीजन के पास पूरा अधिकार होता है जानने का कि कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। ट्रांसपेरेंसी इज मिसिंग। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। अब ये क्वेश्चन देखिए 2013 में आया है। एन आइडियल गवर्नमेंट वुड नॉट ओनली कीप इटसेल्फ अवे फ्रॉम द करप्शन बट ऑल्सो मेक फाइट करप्शन एंड ब्लैक मनी टॉप प्रायोरिटी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आइडियल गवर्नमेंट होगी वो अपने आप को तो करप्शन से दूर रखेगी, और अगर वो ये देखेगी कि कहीं पे करप्शन हो रहा है, कोई ब्लैक मनी जमा कर रहा है, तो उस पे खिलाफ भी काम करेगी। कैसे? नंबर 1, रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शन। तो गवर्नमेंट किस पे काम करेगी कि भैया जो इलेक्शन हो बिल्कुल फ्री एंड फेयर हो, राइट टू इंफॉर्मेशन मिले, आरटीआई मैंने बता दिया है ना, और फंक्शन करे सारी गवर्नमेंट। एन आइडियल गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी फॉलोज प्रोसीजर, प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करती है। एंड इट इज अकाउंटेबल टू द पीपल। अकाउंटेबल का मतलब है लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई साहब तुमने 1000 करोड़ रुपए लिए, इस 1000 करोड़ में कौन सा पुल बनाया, कहाँ क्या सड़क बनाई, कहाँ क्या बनाया। अ सिटीजन हैज द राइट एंड मीन्स टू एग्जामिनेशन द प्रोसेस। कोई आपने देखा होगा कि कोर्ट में एफआईआर लीगल डाल देते हैं कि भाई फलाने मंत्री के खिलाफ ये हो गया, तो कोई भी इंडियन सिटीजन चाहे तो एग्जामिन करवा सकता है प्रोसेस को, आपने क्या किया क्या नहीं किया। एन आइडियल गवर्नमेंट इज अटेंटिव एंड रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल। जो आइडियल गवर्नमेंट होती है वो लोगों की सुनती है और रेस्पॉन्स भी करती है और देखती है उनको क्या जरूरत है क्या नहीं। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूँ कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। चिल्ड्रन ये था हमारा सिविक्स। अभी आपका बचा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, और जो पार्ट बचा है वो भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगा। विच मेजर सोशल ग्रुप कंस्टिट्यूटेड द लार्जेस्ट शेयर पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका में। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी थी? सिन्हालास की थी, तमिल्स की थी, इंडियन तमिल की थी, या मुस्लिम की? अपने आंसर में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, और इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आ रहा है। वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, तभी आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलेंगे। बाय बाय।